भारत में हजारों सरनेम है, पर मिश्रा में कुछ तो खास है। एक ऐसा नाम जो सदियों से ज्ञान और कह सकते हैं पवित्रता का प्रतीक रहा है। तो आज हम इसी मिश्रा समुदाय के इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे। एक ऐसा इतिहास जिसके बिना शायद भारत का धार्मिक और साहित्यिक इतिहास थोड़ा अधूरा सा लगता है। तो चलिए सबसे पहले इसके नाम का मतलब ही समझ लेते हैं। मिश्रा, ये शब्द आया है संस्कृत के मिश्रित से, मतलब मिला हुआ या कह लीजिए ब्लेंडेड। ये उस इंसान को दर्शाता है जिसने सिर्फ वेद पुराण ही नहीं बल्कि तर्क, शास्त्र यानी हर तरह के ज्ञान को अपने अंदर एक तरह से घोल लिया हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये एक सम्मानजनक टाइटल सिर्फ जन्म से ही मिल जाता था या फिर इसे कमाना पड़ता था, और आज के जमाने में इसकी क्या विरासत बची है? चलिए पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इनकी जड़ों को टटोलते हैं। इनकी भौगोलिक और बौद्धिक यात्रा शुरू कहाँ से हुई, ये समझते हैं। तो देखिए, मिश्रा मुख्य रूप से कान्यकुब्ज ब्राह्मण समुदाय की ही एक बड़ी शाखा माने जाते हैं, और इनका इतिहास शुरू होता है प्राचीन कान्यकुब्ज से, जिसे आज हम उत्तर प्रदेश का कन्नौज कहते हैं। उस जमाने में ये जगह सत्ता और ज्ञान का एक बहुत बड़ा गढ़ हुआ करती थी। लेकिन ज्ञान तो एक जगह रुकता नहीं। समय के साथ ज्ञान की खोज इन विद्वानों को पूर्व की तरफ ले गई और वे कान्यकुब्ज से निकलकर मिथिला में जाकर बस गए, जो आज का बिहार है। मिथिला उस दौर में एक नए इंटेलेक्चुअल हब के तौर पर उभर रहा था। और देखिए, यही वजह है कि आज भी मिश्रा समुदाय मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ही पाए जाते हैं। और हाँ, इन्हें सरवरिया और कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में सबसे ऊंचा दर्जा भी हासिल है। चलिए अब उस प्रोसेस को समझते हैं कि मिश्रा की उपाधि मिलती कैसे थी, क्योंकि ये सिर्फ एक सरनेम नहीं था, ये एक सम्मान था, एक अचीवमेंट थी। देखिए, एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि मिश्रा बनने का एक पूरा रास्ता था। ये एक सम्मान था जिसे कमाना पड़ता था। पहला स्टेप वेदों में महारत हासिल करना, दूसरा शास्त्रों में, और फिर सबसे मुश्किल काम मीमांसा और वेदांत जैसे दो बिल्कुल अलग अलग दर्शनों को एक साथ लाना, मतलब कर्मकांड और ज्ञान दोनों को साधना और इन दोनों को मिलाकर एक नई गहरी समझ पैदा करना। जो भी विद्वान इस ऊंचाई तक पहुंच जाता उसे ही मिश्रा की उपाधि से नवाजा जाता था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका काम सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान करवाना ही नहीं था। नहीं, उनकी असली और सबसे बड़ी भूमिका थी समाज को शिक्षित करना और राजाओं को सही रास्ता दिखाना। इसीलिए तो उन्हें राजगुरु का सम्मान मिलता था, यानी राजा का गुरु और सलाहकार। सोचिए, ये एक ऐसा पद था जिसका दरबार में कितना प्रभाव और सम्मान होता होगा, क्योंकि वो लोग सीधे सीधे राज्य के भविष्य को दिशा दे रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इंटेलेक्चुअल विरासत ने देश बनाने में, राष्ट्र निर्माण में, खासतौर पर साहित्य और हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या कमाल की भूमिका निभाई। मिश्रा समाज ने वाकई भारत को ऐसे ऐसे रत्न दिए हैं जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। चाहे वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हों या आज़ादी की लड़ाई के क्रांतिकारी, या फिर साहित्य में भवानी प्रसाद मिश्र जैसे दिग्गज जिन्होंने अपनी कलम से पूरे समाज की सोच को एक नई दिशा दी। उनका योगदान हर हर क्षेत्र में रहा है। समुदाय की ये जो बौद्धिक शक्ति थी ना, वो अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए सिर्फ सिद्धांतों का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपनी कलम को एक धारदार हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तो अब अतीत से निकलकर वर्तमान में आते हैं। देखते हैं कि ये विरासत आज के मॉडर्न जमाने में किस तरह जिंदा है। आज का मिश्र समाज बेशक बदल रहा है, लेकिन अपने संस्कारों को साथ लेकर चल रहा है। आज इस समुदाय के लोग आपको न्यायपालिका से लेकर सिविल सर्विसेज, पत्रकारिता, कला और टेक्नोलॉजी हर बड़े क्षेत्र में आगे मिलेंगे। और अगर जरा गौर से देखें तो पुराने जमाने के राजगुरु की जो भूमिका थी और आज के एक जज, एक सिविल सर्वेंट या एक पत्रकार की जो भूमिका है, उसमें एक सीधी सीधी समानता दिखती है। दोनों ही अपने अपने तरीके से इस राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहे हैं, है ना? उनकी तर्क करने की क्षमता, वो तेज बुद्धि, ये गुण आज भी उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। और ये वो विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। तो कुल मिलाकर मिश्रा समाज का इतिहास हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, और वो ये कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसी शक्ति जो समय और पीढ़ियों से भी परे है। मिश्राओं की विरासत ये साबित करती है कि ज्ञान ही शक्ति है। पर आज का दौर देखिए, ये तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। चारों तरफ अंतहीन जानकारी है। तो ऐसे में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम सब
असली ज्ञान और विवेक को कैसे हासिल करें।